बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नायरा अली। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि उम्मीद है रवामा IMF के साथ मुआहिदा तय हो जाएगा और पाकिस्तान मुश्किलात से बाहर आ जाएगा। दूसरी जानिब साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आज कहते हैं कि मुझे रास्ते से हटाने के लिए प्लान C बन गया है, जबकि फवाद चौधरी साहब को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। इस समेत दिन भर जो हम मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी, आपको भी सर, आज साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब से गुफ्तगू के दौरान कहा गया कि मुझे रास्ते से हटाने के लिए कोशिश की जा रही है और उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो प्लान C को मुरतब देने में मुलव्विस है। मैं इस बयान पर आपकी राय जानना चाहूँगी। इस पर तो अभी बात करते हैं, क्योंकि आज फवाद चौधरी साहब को पेश किया गया अदालत में, उनकी ज़मानत के लिए दरख्वास्त दायर की गई और देखते हैं कि फवाद चौधरी साहब कल या परसों तक आ जाते हैं या वही 14 दिन के लिए उनको रखा जाता है। और यहाँ पर जो इमरान खान साहब ने वही बात की कि जिस अंदाज में पेश किया गया, इस अंदाज में तो दहशतगर्दों को भी नहीं पेश किया जाता। और फिर उसके बाद उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया जरदारी साहब वाला। लेकिन उसे हट के मैंने आपसे कहा ना कि इसको ज़रा इमरान खान साहब की बात पे मैं अभी आता हूँ, क्योंकि उनको रास्ते से हटाने की बात पहले भी होती रही है और अब ये कि, लेकिन उससे पहले देखें, कल सुबह लोग इस मुल्क के उठते हैं और उठने के बाद उनको पता चलता है कि जी एक मामूल का दिन है। उसे एक आध दिन पहले वो पूरा मुल्क अंधेरों में जा चुका है और एक बहुत सियासी और माशी गैर यकीनी है, परेशान हाल लोग हैं, अंधेरों में डूबा रहा मुल्क, किसी को नहीं पता क्या हुआ है। उसके बाद सुबह लोग उठते हैं तो जी 230 रुपये और 79 पैसे का डॉलर है कल सुबह, और आज दोपहर को ये जो है ये 262 रुपये और 60 पैसे का हो जाता है, यानी तकरीबन 32 रुपये से ज़्यादा। अच्छा, 1 रुपया जब गिरता है डॉलर के सामने तो 130 अरब रुपए का कर्जा बढ़ जाता है पाकिस्तान। क्योंकि देखिए होता क्या है, होता ये कि हम बाहर से डॉलर ले रहे हैं ना, कर्जा हम डॉलर में लिया तो वापस भी उनको डॉलर्स में करना है ना। तो उसको जब हमने लिया तो फर्ज करें वो 150 रुपए का था और जब वापस हम कर रहे हैं तो वो 300 रुपए का था। तो यहां पर जो लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं उनके ऊपर कर्जा बढ़ गया। अब $1 पे शायद 130 अरब रुपए बढ़ता है, तो ये 4320 अरब रुपया अवाम के सरों पे कर्जा बढ़ गया इस मुल्क के। और इसहाक डार साहब जो हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं और आज उन्होंने बड़ा खूबसूरत एक बयान दिया कि मुल्क की मईशत जो है, मुल्क की मईशत को चलाना, संभालना, आगे लेके जाना, और वो सारा अल्लाह ताला करेगा। सही। और यकीनन अल्लाह ताला के ही हाथ में है सब कुछ। लेकिन ये बयान बड़ा अजीब सा, कल फाइनेंशियल टाइम्स के अंदर जो स्टोरी आई थी वो स्टोरी बड़ी उसने बड़ी धमक मचाई पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में। और वो ये थी कि पाकिस्तान रूपी प्लंजेस एज अथॉरिटीज लूजन कंट्रोल टू रिवाइव बेल आउट। अच्छा, अब ये हम जा किस तरफ रहे हैं? तो ये कहानी फाइनेंशियल टाइम्स में जो मुमताज़ माहिर माशियात हैं, लिखते भी हैं, बात भी करते हैं, फरहान बुखारी साहब जिनकी स्टोरी है वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, तो उनसे जरा बात करते हैं। फरहान बुखारी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। फरहान बुखारी साहब, ये बताइएगा कि ये आपकी स्टोरी भी कल हमने पढ़ी, हम आपको फॉलो भी कर रहे हैं तवील अरसे से। ये पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा हुआ? इससे पहले आपने कई अदवार और कई वज़राए खजाना और कई हुकूमतें आपने देखी हैं और आलमी सतह पर आप लिखते भी हैं और बात भी करते हैं। कभी ऐसा हुआ है जो हुआ है गुजरे चंद महीनों में या 48 घंटों में? जी जी डॉक्टर साहब, मुझे पेशा सहाफत में कदम रखे हुए लगभग कोई 42 साल हो चले हैं। इन 42 सालों में मैंने आज तक पाकिस्तान की मईशत के हवाले से इतनी गिरावट, इतनी तेजी से गिरावट एक तो नहीं देखी, और दूसरा ये है कि इस्लामाबाद में जिम्मेदार हलकों के जो साहिबान है, ताल्लुक़ रखने वाले साहिबान हैं, और इनमें गैर मुल्की डिप्लोमेट्स भी शामिल हैं, सफारतकार भी शामिल हैं, लोगों को इतना परेशान नहीं देखा। और आगे के बारे में बहरहाल अब कोशिश हो रही है कि IMF के साथ एग्रीमेंट हो जाए, लेकिन
वक्त जितना ज़ाया हुआ है, जो गलतियां हो चुकी हैं, डार साहब ने जिस तरह पिछले चंद माह में आईएमएफ को पहले उन्होंने यानी एक तरह से इग्नोर करने की कोशिश की। दिसंबर में उन्होंने फरमाया कि आई डोंट केयर अबाउट द आईएमएफ। फिर और ये कि मुझे आईएमएफ के साथ प्लीड करने की ज़रूरत नहीं, और आज वही आईएमएफ के पीछे हुकूमत पाकिस्तान भाग रही है, और अब वो आईएमएफ का मिशन मंगल को पाकिस्तान आ रहा है। तो एक अजीब सी सूरत हाल है, बहुत बड़ा यू टर्न है, और ऐसा यू टर्न है जो कि पाकिस्तान की सियासी तारीख में मेरे ख्याल में मैंने पहले कभी कम ही देखा हो कि एक जिम्मेदार और सीनियर वजीर साहब इस किस्म की यानी एक तरफ एक सिमत में जाएं और फिर उसके बाद बिल्कुल उल्टी सिमत में जाएं। अच्छा, तो मुझे फरहान बुखारी साहब ये बताएं, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने आज फरमाया कि इसी महीने आईएमएफ से मुआहिदा हो जाएगा। अच्छा, अब मसला ये है कि आज 27 तारीख हो गई है, 29 तारीख को गालिबन उन्होंने आना है और 9 फरवरी तक रहना है, और उसके बाद शायद मेरा ख्याल है कि स्टाफ लेवल कोई एग्रीमेंट होगा, फिर उसके बाद बोर्ड में ये वजीर आजम साहब जो बात करते हैं, क्या उनको इल्म होता है कि वो क्या बात कर रहे हैं? मतलब आपसे एक सवाल मेरा वैसे ही, वो तो वो कह रहे हैं इसी महीने आईएमएफ से हमारी डील हो जाएगी, उन्होंने लफ्ज डील इस्तेमाल किया। तो डील क्या होती है? आईएमएफ से हम डील करते हैं या मुआहदे? इसका थोड़ा सा बताइएगा मुझे। और दूसरा क्या जी, मैं ये समझता हूँ या तो कोई मौजदा हो जाए या कोई इंफॉर्मेशन ऐसी हो जो कि वजीर आजम के इल्म में हो, तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन मेरे ख्याल में उनके जहन में माह फरवरी के हवाले से शायद था, और फिर फरवरी में भी अगर कोई मुआहिदा हुआ तो वो स्टाफ लेवल होगा। आईएमएफ का काम इस तरह चलता है कि वो हुकूमत वक्त यानी जो भी मुल्क हो जहाँ पे उनके मिशन जाते हैं, जो कि उनसे कर्ज लेने की कोशिश कर रहे होते हैं, पहले हुकूमत वक्त का स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होता है, और वो फिर स्टाफ वापस लेके जाता है वाशिंगटन, और वहां पे आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के सामने मामला पेश किया जाता है। उनकी अप्रूवल के बाद फिर पैसे आते हैं। मेरे ख्याल में अभी कोशिश ये हो रही है कि अगर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाए तो फिर उसको बुनियाद बनाकर पाकिस्तान अपने दोस्त ममालिक से, खासतौर पे मशरक़ वस्ता में जो ममालिक हैं, उनसे कुछ पैसे लेकर। मुझे ये बताएं, मैं आपसे तो कथा कलामी, हमारे पास जो ज़र मुबादला रह गया, टोटल पैसा हमारे पास रह गया है वो 3.6 अरब रह गया है, मैं दुरुस्त कह रहा हूँ? इसमें 2 अरब तो चाइना का है, 2 अरब सऊदी अरेबिया का है, और ये उन्होंने कहा था कि हम रखेंगे, खर्च नहीं करेंगे, ऐसे ही है ना? तो इसमें से तो हमने खर्च कर लिए पैसे। एक बात। दूसरी बात ये है कि आईएमएफ का जब आएगा तब आएगा ना, मार्च में आएगा, फरवरी के आखिर में आएगा, जब भी आएगा, तो उस वक्त तक हम ये 3.6 अरब में से मजीद खाते रहेंगे? कैसे मुल्क चलाएंगे हम? जी, ये मुस्तकबिल करीब में तो सूरत हाल कुछ ये लग रही है कि इस वक्त हुकूमत वक्त मशरक़ वस्ता में आपने जैसे खबर देखी होगी, अभी 2-3 दिन पहले वजीर आजम की अबू धाबी के जो शेख हैं उनसे भी रहीम यार खान में मुलाकात हुई है। वो यहाँ पे यूएई के सदर आए हुए हैं एक शिकार के लिए गालबन, उनसे भी मुलाकात हुई है। तो इस किस्म की कोशिशें हो रही हैं कि शॉर्ट टर्म में कुछ ना कुछ पैसे लेकर और गुजारा किया जाए। वो जो एक इस्तेलाह इस्तेमाल होती है मांग तांग के गुजारे वाली, वो वाली बात है। लेकिन देखिए मसला ये है कि आईएमएफ के साथ एग्रीमेंट हो भी गया तो भी पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं होंगे। पाकिस्तान की जो ज़रूरियात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। आइंदा माली साल में भी पाकिस्तान को अपने जून तक हमने 10 अरब डॉलर देने हैं गालिबन वापस करने, तो 10 अरब डॉलर कहां से आएंगे हमारे पास? जी, तो वो यही है कि उसमें कोशिश ये हो रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा कहीं पे अदायगियाँ 6 महीने या साल या 2 साल के लिए मौखर कर दी जाएं। यानी वो जो रोल ओवर की इस्तेलाह आप सुनते हैं कि आपने जो अदायगी किसी मुल्क को करनी थी, आपने उनसे गुजारिश की, उनसे मुज़ाकरात किए, तो उसके बाद फिर आपको वो एक मुद्दत दे देते हैं, अगर कोई साल का दे दें या 2 साल का टाइम। लेकिन ये अभी ऐसे ही है, हवाई बातें ना, हमारी ख्वाहिश है, अभी इस पे कोई मतलब कोई है नहीं अभी होने जा रहा है, मतलब ख्वाहिश है, कोशिश है हमारी, है ना? ये कोशिश है हमारी, लेकिन जो दोस्त ममालिक हैं वहां पे भी मेरी इत्तला ये है कि वो भी नहीं चाह रहे कि पाकिस्तान दिवालिया हो। मसला ये है डॉक्टर साहब कि पाकिस्तान अपनी हिमाकतों से अगर नुकसान अपना उठाए तो उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता।
लेकिन पाकिस्तान के दोस्त नहीं चाह रहे कि पाकिस्तान का दिवालिया हो। पाकिस्तान के दोस्त तो जो इतलात हैं वो ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान अपनी मईशत की कुछ इस्लाह करे और उन इस्लाहात के नतीजे में अपने मामलात को बेहतर करे। अच्छा, मुझे मुझे ये बताएं फरहान बुखारी साहब कि अभी आम आदमी के लिए क्या महंगाई का तूफान आने वाला है या सुनामी या क्या आने वाला है आने वाले दिनों में? देखिए, 262 रुपये 60 पैसे आज का रेट, जैसे आपने बताया, वो रॉयटर्स पे भी रिपोर्ट हुआ है और जगहों पे भी रिपोर्ट हुआ है। 2 दिन पहले वो गालिबन 230 या इसके लगभग था। तो ये तकरीबन कोई तकरीबन 11 या 12% तो ये रुपये की डिवैल्यूएशन हो चुकी है। इसके नतीजे में आपको फौरन यानी मुस्तकबिल करीब में अपनी पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ानी पड़ेंगी, क्योंकि पाकिस्तान पेट्रोल अपना पैदा नहीं करता बल्कि ये बाहर से आता है और डॉलर्स में आता है। इसी तरह और भी जो इंपोर्ट्स हैं उसके ऊपर पाकिस्तान को कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी जो रुपए में हैं। दालें, तो गंदम, कपास, अद्वियात, सब कुछ। मतलब कुछ चीजें तो इनमें से ऐसी हैं जो कि हम दरामद शायद पूरी की पूरी नहीं करते। गो के कुछ ही अर्सा पहले आपको शायद याद होगा हुकूमत ने ऐलान किया था कि 4.5 लाख टन हम गंदम रूस से इंपोर्ट करेंगे। तो अब जाहिर है कि वो क्या 4.5 लाख टन जो गंदम रूस से आएगी वो रुपयों में तो आप पेमेंट नहीं कर रहे, वो तो एक फॉरेन करेंसी में आप उसकी पेमेंट कर रहे हैं। और पाकिस्तान में जब वो आप बेचेंगे तो या तो हुकूमत को सब्सिडी देनी पड़ेगी, जिसके लिए बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि आईएमएफ ने आपके ऊपर बहुत ज़्यादा पाबंदियां लगानी हैं, क्योंकि वो पहले ही कह रहे हैं कि आपके अखराजात बहुत ज़्यादा हैं। यानी वो जो मिसल है कि चादर देख के पाँव फैलाने वाली बात है, और पाँव तो हमारे निकल के बहुत आगे चले गए, चादर पीछे रह गई है। अच्छा, तो ये जी मुझे ये बताइए कि डार साहब को आपने पहले भी देखा है, उनके तीनों अदवार, यानी जब वो 90 की दिहाई में थे, फिर उसके बाद वो 2013 और अब डार साहब ने क्या किया ये मतलब समझ नहीं आया, ताखीर की है, क्या हुआ क्या है डार साहब के साथ? डार साहब ने मेरे ख्याल में जो मुझे बज़ाहिर लगता है वो ये कि उन्होंने एक वन मैन कोशिश की है कि उनका ख्याल ये था कि दोस्त ममालिक से पैसे लेकर और पाकिस्तान का ये कठिन वक्त निकल जाएगा। बीच में इतलात ये भी थी कि उनकी राय थी कि गर्मियों तक अगर हम या ये मौसम बहार तक हम काम निकाल लें तो तेल की कीमतें कुछ कम हो जाएंगी, इसकी वजह से पाकिस्तान के ऊपर बोझ कम होगा। लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी जो गलती की वो पब्लिक में आके जो बयानात दिए, जिससे मेरे ख्याल में ये बात वाजे हो गई है कि डार साहब को सबसे पहले तो चुप रहने की आदत डालनी चाहिए। वो जो बोलते हैं, बयानात देते हैं, अभी आईएमएफ के बारे में बयान था, फिर अभी हाल ही में उन्होंने इस महीने के शुरू में जो बयान दिया फॉरेन करेंसी अकाउंट्स के बारे में कि जी प्राइवेट जो डिपॉजिट्स हैं वो भी हमारे फॉरेन करेंसी डिपॉजिट्स का हिस्सा हैं। तो उसमें पूरे मुल्क में इतनी परेशानी की लहर दौड़ी, लोगों को 1998 का मामला याद आ गया जबकि 11 अरब डॉलर के करीब जो डिपॉजिट्स थे वो फ्रीज हो गए थे। तो इस किस्म की बातें नहीं करनी चाहिए। और डार साहब की कमजोरी बज़ाहिर यही है कि वो पब्लिक में आके जो कुछ या तो कहना चाहते हैं वो नहीं कह पाते, लेकिन समझते हैं कि वो हरफन मौला हैं। और अगर आपको उनकी कैपेसिटी देखनी हो तो वो गूगल पे जाके आप बीबीसी हार्ट टॉक का जो उनका इंटरव्यू था 2020 का वो आप देख लें, जहाँ पे वो गए थे अपना नवाज शरीफ साहब का दिफा करने के लिए। और फिर उसके बाद वो इंटरव्यू जो चला, जिन लोगों ने देखा उस पर रद्द अमल भी आपके सामने ही है, तो आपको पता चल जाएगा कि डार साहब की कोई बहुत बड़ी स्ट्रेंथ ये नहीं है कि वो आके पब्लिक में खड़े होके और ऐसे बयानात दें जिससे लोग, जिन्हें सुनकर लोग कायल भी हों। ये डार साहब के लिए मुश्किल है, तो उन्हें जरा एहतियात बरतनी चाहिए। नहीं, लेकिन डार साहब ने ये भी तो कहा था कि अभी कि जेनीवा से 10 अरब डॉलर मिल रहे हैं हमें, वो भी तो एक अजीब सा किस्सा हो गया था। वो क्या हुआ था जेनीवा? देखिए, बात ये है कि डार साहब जो हैं, नहीं तो अब डार साहब का क्या बनेगा? मतलब मुझे बताएं ना, डार साहब अब यानी अब क्या होगा? मतलब वो 200 से नीचे ला रहे थे, अब ये 200 पता नहीं 70 तक पहुंच जाएगा, कल कहाँ होगा? तो मतलब क्या अब डार साहब क्या करेंगे? मतलब आज तो उन्होंने कहा ना कि मुल्क की मईशत अल्लाह के हवाले है, ये अल्लाह की जिम्मेदारी, बिल्कुल सही कहा उन्होंने, लेकिन वो अब करेंगे क्या डार साहब? जी देखिए, 200 तो आप भूल जाए ना,
200 का एक्सचेंज रेट का जिक्र किया था, वो भी इस किस्म की बात थी जो उन्हें पब्लिक में नहीं करनी चाहिए थी, हाँ। उन्होंने की। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि नून लीग के अंदर भी मेरे ख्याल में कई अफराद ऐसे हैं, कई सियासतदान ऐसे हैं, कुछ मेरे भी दोस्त हैं, जान पहचान के लोग हैं, जिन्होंने बहरहाल बैकग्राउंड पे बताया कि वो डार साहब की परफॉर्मेंस के हवाले से उनके जहन में कई सवालात उठ रहे हैं। लेकिन डार साहब की जो नवाज शरीफ साहब के साथ कुर्बत है, अजीजदारी है, रिश्तेदारी है, जो कि बहरहाल जानते ही हैं लोग, उस वजह से उनका काम अभी तक चल रहा है। तो आगे देखते हैं कि क्या नवाज शरीफ साहब इसी तरह उन्हें बतौर वजीर खजाना उनका काम इसी तरह चलने देंगे, या वजारत खजाना का कलमदान किसी और को दिया जाएगा। इस वक्त ये कहना मुश्किल है, लेकिन बहरहाल डार साहब की कारकर्दगी पे तो सवालात बहुत उठ रहे हैं। मुझे ये बताएं, ये सिक्योरिटी हमारी जो है, मतलब एक बात जरा वाज़ेह करें कि हमारा जो यानी एक नेशनल इकोनॉमिक सिक्योरिटी तो नेशनल सिक्योरिटी भी है ना, मुल्क की सालमियत का भी इशू है कि आपके पास ज़र मुबादला के ज़खायर कितने हैं। अब उसमें बात जो की जाती है कि जी 3 महीने का इंपोर्ट बिल, यानी 1 महीने का अगर 6 अरब डॉलर है, आप मैं गलत कहूं तो आप तस्दीक कीजिएगा, तो 3 महीने का यानी 18 अरब डॉलर हमारे पास होने चाहिए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से 3 महीने के इंपोर्ट बिल के मुताबिक हमारे पास पैसा होना चाहिए। क्या मैं दुरुस्त कह रहा हूं? और है हमारे पास 3.5 अरब। जी देखिए, एक खतरनाक सूरत हाल इसलिए पैदा हो गई है क्योंकि डार साहब ने मुल्क में इतनी परेशानी की एक लहर को जन्म दिया है कि उसके नतीजे में एक्सपोर्टर्स के बारे में भी बहरहाल बाबर यही किया जाता है कि जिन्होंने बाहर अपनी पेमेंट्स ली भी हैं, वो सारी की सारी पेमेंट्स मुल्क में नहीं ला रहे, क्योंकि जो कॉन्फिडेंस है, एतबार जो है, वो बहुत बुरी तरह से मुतासर हुआ है। उस एतबार को आपको, या बिजनेस कॉन्फिडेंस को आपको किसी ना किसी तरह बेहतर करना है। अगर नहीं करेंगे नहीं तो फरहान बुखारी कौन साहब, होगा? मेरा सवाल यह था कि कितना एक मुल्क के पास कितना पैसा होना चाहिए, मेरा यह सवाल था कि जब आप कहते हैं कि यार हम सिक्योर हैं, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का भी इशू है ना कि आपके पास जखायर ही खत्म हो गए अचानक, तो हमारे पास 3 महीने का इंपोर्ट बिल होना चाहिए ना, यानी 18 बिलियन डॉलर आइडियली हमारे पास होने चाहिए, हमारे पास फॉरेन करेंसी का। जी ये मेरा सवाल था। देखिए, जी बिल्कुल, और ये सवाल बिल्कुल जायज है। देखिए, दुनिया में जो ज्यादा सेहतमंद, माशी तौर पे ज्यादा सेहतमंद ममालिक हैं, उनके तो इंपोर्ट कवर इससे भी ज्यादा है, लेकिन कम से कम 3 महीने का होना चाहिए। लेकिन उसके अलावा जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, जो इजाफी एक परेशानी है, वो ये कि इतनी बेयकीनी बढ़ गई है कि जो हमारी एक्सपोर्ट से जो इनकम आती थी, उसके बावजूद भी हमारा तजारती खसारा अपनी जगह पे कायम है, लेकिन एक्सपोर्ट से जो इनकम आती थी उसके बारे में भी सवाल उठ रहे हैं। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरत इस बात की है कि जल्द से जल्द पाकिस्तान का जो मजमूई माशी माहौल है, उससे किसी तरह सहारा दिया जाए। और ये जिस किस्म की सूरत हाल गुज़श्ता चंद महीनों में हमने डार साहब के साथ देखी है, ये बहुत मुल्क के लिए नुकसान दे रहा है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि फरवरी में, फिर वही सवाल, फरवरी में पैसा अगर नहीं आता, फरवरी में तो नहीं आएगा ना, वो आप कह रहे हैं कि एक कभी एग्जीक्यूटिव बोर्ड होगा, उसके बाद पहले स्टाफ लेवल होगा, हम खुशकिस्मत होंगे अगर फरवरी के आखिर तक आ जाए पैसे 1 बिलियन। मुझे बताएं तब तक क्या हम इसी में से 3.6 में से निकालते रहेंगे? ये मेरा सवाल है ना, और होने हमारे पास चाहिए 18 अरब सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। ये कैसे, ये क्या पॉलिसी है फिर? डॉक्टर, 2-3 किस्म के इतलात हैं। एक तरफ तो ये है कि जो एक दफा स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाता है, जी अगर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाता है तो फिर इम्कान ये है कि पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं, मुसलमान दोस्त ममालिक हैं मशरिक़ वस्ता में, वहां से शायद कोई सपोर्ट उस अरसे के लिए बीच में आ जाए, वो पैसे आपको दे दें जब तक कि IMF की फंडिंग नहीं आती। ठीक है। अच्छा, फिर चीन से भी 2 किस्म की फंडिंग मुतवक्को है, यानी एक तो नए डिपॉजिट्स, लेकिन दूसरा ये है कि जो उनका जो पैसा हमने अब वापस देना है, उसे भी रोल ओवर कर लिया जाए 1 साल के लिए, ताकि वो 1 साल तक वो रकम हमें वापस ना दी जाए, देनी पड़े। लेकिन सवाल फिर भी ये है कि अगर हम IMF का मुआहदा कर भी लेते हैं तो भी क्या हमारी मईशत इतनी मजबूत हो जाएगी कि हम अपने पाँव पे खड़े खड़े हो सकें? दोनों सूरतों में आम आदमी के लिए तो बुरी ही खबर है ना इसमें, दोनों सूरतों में।
आम आदमी के लिए तो कमर तोड़ मुश्किल वाली जो कैफियत है वो तो पीछे रह गई है। अब तो पता नहीं वो कभी कभार ये ख्याल आता है, ये सवाल जहन में आता है कि फिरोजुल लुगात में कोई नई इस्तिलाह इस्तेमाल करनी चाहिए मुल्क में जो गुर्बत है और आइंदा की जो गुर्बत होगी उसको उसके बारे में जिक्र करते हुए, क्योंकि हालात बहुत मुश्किल एक जानिब जा रहे हैं और इन्हें संभालने की ज़रूरत है। किसी वक्त भी ऑर्डिनेंस आ जाएगा और गैस और तेल और ये सब प्राइसेस बढ़ जाएंगी एकदम से। मुझे ये नहीं मालूम कि एकदम से बढ़ेंगी, लेकिन एक आध चीज़ तो यकीनी है। देखिए, हमारी जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो कीमतें हैं वो इंटरनेशनल प्राइसेस से मुंसलिक हैं। तो अब अगर रुपया आपने 30 या 40 रुपए फी डॉलर अगर बढ़ा दिया और हमारी पेमेंट्स डॉलर्स में हो रही हैं, तो वो जितने भी डॉलर्स की पेमेंट्स होंगी उसके ऊपर अब हमें 30 या 40 रुपए ऊपर फी डॉलर देना पड़ेगा। तो वह जाहिर है कि फिर जो पेट्रोल पंप पे यहाँ पे रुपयों में आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बिकती हैं, पेट्रोल है, डीजल है, उनकी कीमतें बढ़ेंगी। और डीजल की कीमत खासतौर पे जब बढ़ेगी तो आपके ज़रूरी अखराजात बढ़ेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का खर्च अखराजात जो हैं वो बढ़ेंगे। इस किस्म की मुश्किलात तो मेरे ख्याल में बहुत दूर नहीं है पाकिस्तान के लिए। ये एक मुश्किल का वक्त है। मुझे ये बताएं फरहान बुखारी साहब, पॉलिटिकल इकोनॉमी देखते हैं ना आप, इकोनॉमी और पॉलिटिकल इकोनॉमी। अब आपसे आपने कहा कि 42 ईयर्स से आप कवर कर रहे हैं इकोनॉमी, ये मुझे बताइएगा, और फाइनेंशियल टाइम्स की आपकी स्टोरी और दुनिया भर के अखबारात में आप लिखते रहे हैं पाकिस्तान समेत, ये बताएं कि क्या ये इलेक्शन ईयर आपको नजर आ रहा है कि हम इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं, और कोई हुकूमत इस तरह का बजट, यानी इस तरह की माशी सूरत हाल में अब बजट कैसे बनेगा? मतलब 10 अरब डॉलर तो आपने देने हैं वापस जून तक, ठीक है ना, 10 अरब डॉलर का आपने कर्जा वापस करने हैं दूसरे मुल्कों को। अब मुझे बताएं कि ये, और उसमें फिर लेने भी हैं आपने, वो कहीं से किधर से उन्हीं को देने हैं जिनसे लेने हैं। ये आपको इलेक्शन ईयर नजर आ रहा है आपको? देखिए, जो आईनी माहिरीन है वो तो ये कहते हैं कि इस साल इलेक्शंस होंगे और लाजमी होंगे। और वो जो बात होती है, आपने भी सुना होगा कि जी 1 साल के लिए कोई इमरजेंसी की सूरत लग जाए और एक्सटेंड हो जाए, वो भी अगर सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया तो उस फैसले का दिफा को आसान नहीं होगा। तो वो एक कोई आसान रास्ता नहीं है। बहरहाल ये इलेक्शन ईयर है। मुझे तो ये हुकूमत की सियासी स्ट्रैटेजी में ये समझ नहीं आ रहा, और सच्ची बात तो ये है कि ये भी समझ नहीं आ रहा कि कोई सियासी स्ट्रैटेजी है कि नहीं, कि भाई मुल्क में वैसे ही एक सियासी फ्रंट पे जो टेम्परेचर है वो इतना बड़ा हुआ है। अब आप नए फ्रंट्स क्यों खोल रहे हैं? मसलन फवाद चौधरी की गिरफ्तारी, और मैं यहाँ कहता चलूँ कि मैं फवाद चौधरी के ना हक में हूँ ना उनके खिलाफ हूँ, मैं तो सहाफ़ी हूँ, मेरा किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है, ना लेने का ना देने का। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि सियासी टेम्परेचर को मजीद बढ़ाया क्यों जा रहा है कि एक आदमी को आपने उसके पब्लिक के बयान पे अरेस्ट कर लिया और आपने एक मिसाल कायम की कि बदकिस्मती से अब फिर मुस्तकबिल में हो सकता है कि मिसाल किसी वक्त फिर दोहराई जाए। तो ऐसे काम क्यों कर रहे हैं जबकि इस वक्त वो आपका सिंगल माइंडेड, बिल्कुल मुकम्मल फोकस माशी मामलात पे होना चाहिए। इसी तरह सिक्योरिटी का मामला है। अब कितने दिन हो गए, राना सनाउल्लाह साहब हमारे वजीर दाखिला हैं, वो लंदन में बैठे हैं, वहां से वो अपनी सियासत के बारे में जो भी फैसले करवाने की कोशिश कर रहे हैं। वो वजीर आजम दोबारा लाहौर चले गए 2 दिन के बाद, 2 दिन के लिए आए थे वो जी। वो तो शायद मरीम साहब आ रही हैं इसलिए वो लाहौर गए हों, लेकिन ये है कि बहरहाल दारुल हुकूमत में कोई है नहीं, मतलब यहाँ पे आप कहें ना कि कौन कंट्रोल कौन कर रहा है मामलात को, तो बज़ाहिर आपको अथॉरिटी नजर आ रही है फरहान बुखारी साहब शहर इक़्तिदार में। डॉक्टर साहब, ज्यादा जो खतरनाक सूरत हाल है वो ये है कि पाकिस्तान के तूल और अर्ज में जिस किस्म का फोकस होना चाहिए इस वक्त के माशी मामलात को संभालने के लिए, वो फोकस मुझे नजर नहीं आ रहा है। यानी एक दरिया का बहाव है और उसमें हमारा जो निज़ाम हुकूमत है, चाहे वजीर आजम हो चाहे वज़रा हो, वो उसमें बहते चले जा रहे हैं और जिस तरफ वो लहर उन्हें लेके जा रही है वो जा रहे हैं। और वो जो एक यानी उस लहर का मुकाबला करना और मुल्क को संभालना और बेहतर सिमत में लेके जाना, वो मुझे नजर नहीं आ रहा। मैंने आपको जो 2 मिसालें दी हैं, डार साहब के बारे में बात हुई है, लेकिन राना सनाउल्लाह इतने दिन हो गए वजीर दाखिला है, मुल्क में सिक्योरिटी सिचुएशन आप देख ही रहे हैं, कितनी शहादतें भी हुई हैं
और एक मुश्किल है, लेकिन वो लंदन में बैठे हुए अपनी सियासत चमका रहे हैं। फिर कुछ अर्सा पहले उन्होंने भी बयान दे दिया था आईएमएफ के बारे में। आईएमएफ से तो उनका कोई दूर पार का भी ताल्लुक नहीं है, ना शायद उन्हें समझ है इतनी, कम से कम उनके बयानात से तो नहीं लगता। तो ये अजीब सी एक सियासी खिचड़ी बनी हुई है और ये पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है। और मैं फिर कहता चलूं कि मेरा किसी सियासी जमात से या सियासी मौक़िफ़ से ताल्लुक नहीं है। आप मुझे बहुत अरसे से जानते हैं। मेरा बयान किसी की सियासत के ना हक में है ना खिलाफ है। जो मेरा मौक़िफ़ है वो तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की बका, सलामती और बेहतर मुस्तकबिल के हवाले से मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, और मुझे इसलिए कुछ सूरत हाल अच्छी नहीं लग रही। अच्छा, आखिरी सवाल फरहान बुखारी साहब, आप फिर वही बात, इलेक्शन ईयर है, ये कोई हिकमत अमली है कि हम इलेक्शन में जा रहे हैं, हुकूमत ऑपोजिशन, मतलब इस तरह के बजट, ऐसी मईशत देके, मतलब अरबों रुपए का खर्चा है जाहिर है, और वो गालिबन चाह भी नहीं रहे कि इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाएं, वो चाह रहे हैं, शायद नहीं चाह रहे, लेकिन ये भी गैर यकीनी है ना कि इलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, इसके नतीजे में मईशत पे असर पड़ रहा है। और आईएमएफ जो है वो क्या स्टेबल गवर्नमेंट्स के साथ मुआहदा करती है, नहीं करती, ये भी इसके बारे में भी बताएं कि वो ये भी तो देख रहे होंगे ना कि स्टेबिलिटी, एफबीआर, रेवेन्यू, सारा ये कैसे। जी, दो तीन गुजारिशात हैं बड़ी मुख्तसर। सबसे पहले तो ये है कि आइनी माहिरीन से जो मेरी बात हुई है तो मुझे ये कहा गया है कि पाकिस्तान के आइन में और कानून में फाइनेंशियल इमरजेंसी का कोई तस्वर नहीं है, बल्कि इमरजेंसी का तस्वर है। तो ये इमरजेंसी एक तरह, दूसरी एक बहस में हम चले जाते हैं। जहाँ तक इलेक्शंस को मौखर करने की बात है, वाज़े तौर पे अगर टेन्योर पूरा हो रहा है, यानी अगस्त में और अक्टूबर तक आपको इंतखाबात करा के ट्रांजिशन करनी है, तो बज़ाहिर तो आप उससे हट नहीं सकते। अब कोई गैर ज़रूरी या गैर मामूली आप सूरत हाल के हवाले से आप किसी तरह उसे मौखर करना चाहें तो वो खुदा बेहतर जानता है, मैं नहीं जानता कि उसमें क्या हो रहा है। लेकिन मुझे ये यकीन है कि अगर इलेक्शंस को मौखर किया गया, डिले किया गया, तो ये पाकिस्तान के लिए इसलिए अच्छा नहीं होगा क्योंकि वो बेयकीनी का जो अरसा है, जो कि यानी एक तरह से फसाद की जड़ है, उस बेयकीनी के अरसे में आप इजाफा करेंगे तो आपको इजाफा करके क्या मिलेगा? आपको तो जरूरत है मामलात को संभालने की। अब ये आप सही कह रहे हैं कि जी हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल फैसले होंगे और इसकी एक सियासी कॉस्ट भी होगी, लेकिन बहरहाल सियासी कॉस्ट भी होगी, लेकिन फिर उन्हें यह भी देखना चाहिए कि जो जिस किस्म के फैसले किए गए हैं, जो खासतौर पे अब डार साहब की हैसियत इंतहाई मुतनाज़ा हो गई है। अगर कोई और फाइनेंस मिनिस्टर होते, आखिर इनसे पहले मिफ्ता इस्माइल साहब भी थे, तनकीद उनके ऊपर भी होती थी, लेकिन मिफ्ता इस्माइल साहब ने कभी अपने आप को वैसे एक्सपोज नहीं किया जैसा डार साहब ने किया। फरहान बुखारी साहब बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह आपसे बात होती रहेगी। थैंक यू वेरी मच जी। अच्छा, अब ये यहाँ पे बड़ा मसला है कि इस वक्त जो सारी चीज़ों से तवज्जो हटके, और ये है कि इसकी गिरफ्तारी, उसकी गिरफ्तारी, इसको अंदर डालना है, उसको अंदर डालना है, इसको फेंकना है, इसको क्या, यहाँ चली गई सारी फोकस। और उधर गरीब आदमी के साथ क्या होने जा रहा है, डॉलर कल 270 का हो जाए, 280 का हो जाए, ना गवर्नर स्टेट बैंक सामने मतलब आपने माजरे के साथ डॉलर को माफिया के हवाले कर दिया। होते ना कि जितने मर्जी छुपाओ, जहां तक मर्जी ले जाओ, मतलब कोई उसके ऊपर काबू नहीं है। मतलब स्टेट बैंक का काबू है ना, मतलब किन का काबू है, कोई एक मतलब आपका ऐसी जगह नहीं है जहां पूछें कि जी डॉलर आज कितने का है, मतलब यहां इतने का मिल रहा है, वहां इतने का मिल रहा है, वहां इतने का, मतलब हर जगह। अच्छा, एक बात। दूसरी जो बात है वो सियासी गैर यकीनी। तीसरी बात ये है कि उसमें हुकूमत, जाहिर सी बात है, आज अमलन, हम सियासी बात कर लेते हैं इसमें, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मरीम नवाज साहबा दुबई पहुंची हुई हैं, और दुबई से कल वो पाकिस्तान तशरीफ उनकी वापसी हो जाएगी, यानी मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी होगी। शहबाज शरीफ साहब, अच्छा, उसके बाद जो पावर सेंटर है वो पावर सेंटर तो चला जाएगा मरीम नवाज साहबा के पास, क्योंकि वो लेगेसी को कैरी कर रही है नवाज शरीफ साहब की। और आप देखिए ना, हमजा शहबाज शरीफ या बाकी जो शख्सियात हैं जो उधर की, उनकी फिर क्या सिचुएशन बनेगी। अच्छा, उस तरह से अभी मैंने बहुत से लोगों से पूछा, मैंने कहा जी कल का क्या है, जो है वो प्लान क्या है। ये मुस्लिम लीग नून के लोग कहते हैं डॉक्टर साहब दुआ करें कि फवाद चौधरी साहब की कल जमानत हो जाए। अच्छा, मैंने कहा क्यों? कहते हैं लोगों का ध्यान उधर चला जाएगा मरीम नवाज साहबा के इस्तकबाल से ज्यादा।
तो मतलब अंदर जो है ना, ठीक है, पहले तो मरियम नवाज साहबा ने काबू करना है कि अंदर की रिफ्ट को, और फिर ये कि डॉक्टर साहब इसके बाद शहबाज शरीफ साहब के लिए भी तो मुश्किलात खड़े हो सकती हैं, क्योंकि उनका आना जो है वो पहले ही, उन्होंने सारे मुश्किल फैसले कर लिए। नहीं उन्होंने किए, उन्होंने कर दिए, मगर उसमें मतलब जिम्मेदारी उस पर डल गई नहीं है ना भाई, इसहाक डार तो नवाज शरीफ साहब को रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो अब इसमें पहले तो मिफ्ता इस्माइल होते तो सारी टोपी उधर डल जाती कि ये शहबाज शरीफ और मिफ्ता इस्माइल और ये शायद Accountable हैं अब मसला गुलाम ये है कि ये तो उधर से नवाज शरीफ साहब की नुमाइंदगी करते हैं इसहाक डार, ये एक बड़ा मसला। जी। फिर ये है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तारी करने का इशू, और इलेक्शन और की तारीख का ऐलान नहीं हो कह रहा। रहे हैं कि एक दफा गिरफ्तार करके देख लेते हैं कि क्या इमरान होता खान है साहब को, नहीं, क्या लेकिन होता है। मैंने आपसे ब्रेक कहा ले ना लेते कि हैं इशू डॉक्टर मुल्क का ये नहीं है, इशू जो है वो है मईशत और सिक्योरिटी है और अवामी मसाइल। ठीक है डॉक्टर साहब, ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे। नाज़रीन एक ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, आज इमरान खान साहब की जानिब से जो इल्ज़ाम आयद किया गया आसिफ अली जरदारी साहब पर, कहते हैं कि मुझे कत्ल कराने के लिए एक दहशतगर्द तंजीम को पैसे दिए गए हैं जरदारी साहब की जानिब से। देखिए इसके ऊपर क्या पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ क्या आता है, और इमरान खान साहब की सिक्योरिटी तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ किसी सूरत में नहीं होनी चाहिए, किसी भी सियासी रहनुमा की नहीं होनी चाहिए, ख़ासतौर पे उस रहनुमा की जो कि जिसके ऊपर एक अटैक हुआ हो हालिया दिनों में। तो सिक्योरिटी के हवाले से तो कंसर्न्स हैं और बड़े जेन्युइन कंसर्न्स हैं। ये पूरे देखें, मैं फिर गुजारिश कर रहा हूँ, अपने ये जो अरेंजमेंट है यहाँ पे मौजूद, हुकूमत है या अरेंजमेंट है जो भी, एक तो ये है कि कल से पावर देखना है कि पावर किस तरह से जाती है। मरियम नवाज साहिबा लेगेसी कैरी करती हैं नवाज शरीफ साहब की, शहबाज शरीफ साहब तो नहीं करते। फिर उसमें इसहाक डार साहब की ये जो आने वाले दिनों में तूफान आ रहा है एक महंगाई का, उसको किस तरह से संभालते हैं। अगर ये इसमें इसहाक डार साहब नहीं होते ना, तो मेरे ख्याल से नवाज शरीफ साहब कह देते कि इसमें निकलो, इस पे सारा मलबा डाल के ना, इनसे कहते निकलो ये शहबाज शरीफ पे और मिफ्ता इस्माइल पे। लेकिन मसला है कि इसहाक डार साहब, मतलब एक ही वजीर को सबसे ज्यादा इस वक्त अगर सुननी पड़ रही है तो इसहाक डार है, तो ये बहुत ही बड़ी बुराई आई हुई है। अब मसला यह है कि इसमें रीजन के अंदर मैं बार बार ये बात कहता हूं कि खत्ते के वाकयात पाकिस्तान को पे बतौर रियासत बहुत शदीद दबाव है कि आप अहम फैसले करें। मिसाल के तौर पे हमारे पड़ोस में हमारा बरादर मुल्क ईरान, अब ईरान में हमारे एक दूसरा बहुत करीब मुल्क, बहुत जबरदस्त उनसे रिश्ते हैं हमारे, और वो आज़रबाईजान। अब आज़रबाईजान का जो ईरान के साथ ताल्लुक है वो एक कशीदा ताल्लुक है, ये बात हम पहले डिस्कस करते रहे हैं। तो तेहरान में आज़रबाईजान के सफारत खाने पे हमला हुआ, और उस हमले में एक शख्स जो है वो जो उनका सिक्योरिटी का इंचार्ज था, ये अल जज़ीरा की जो स्टोरी है कि 1% डाइज इन अटैक और आज़रबाईजान एम्बेसी इन ईरान। अच्छा, अब इशू ये है कि इसको ये संजीदा बात है। उसकी वजह यह है कि आज़रबाईजान और ईरान के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। ये इसको इस तरह से लें कि आज़रबाईजान एक जमाने में ईरान का हिस्सा था और फिर ईरान से निकल गया और चला गया रशिया के पास। कई सदियों तक वो ईरान की सल्तनत में रहा और फिर रशिया के पास चला गया। ये पर्शियन रशिया और पर्शिया की जो लड़ाई हुई 19वीं सदी में, उसमें ये चला गया रशियन एम्पायर के पास। लेकिन ये जो है, इसमें दो बातें, एक तो ये कि ये तुर्किक कबीले हैं, ठीक है, वो कबीले जो तुर्किक कबीले हैं, और दूसरी बात जो है वो ये है कि यहां पर मुसलमान और अहले तशी अक्सरियत, तो ईरान इनको अपना हिस्सा समझता है। अभी भी ईरान आज़रबाईजान को अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में लाना चाहता है। 1/3 आबादी उनकी आज़रबाईजानी है ईरान में। अब आज़रबाईजान जो है वो स्ट्रेटेजिकली जिस कैंप में है, ये जिस तरफ है, वो है टर्की। आज़रबाईजान, हम सबको पता है आज़रबाईजान आर्मीनिया की लड़ाई में क्या हुआ था, ठीक है, नगोर्नो काराबाग। तो आज़रबाईजान है तुर्की की तरफ, और पाकिस्तान भी आज़रबाईजान की तरफ है और तुर्की की तरफ है। पाकिस्तान के तो आर्मीनिया के साथ सफारती राब्ता ही नहीं है। और तुर्की जो है वो उसका ईरान के साथ एक खिंचाव होने
की बड़ी वजह जो है वो आज़रबाईजान भी है, क्योंकि आज़रबाईजान टूवर्ड्स टर्की है, आर्मीनिया टूवर्ड्स ईरान है, और आर्मीनिया जो है वो टूवर्ड्स ईरान भी है, और ये भी ज़हन में रखें कि आर्मीनिया रशिया के साथ भी है। ठीक है, उस पैक्ट में तभी आर्मीनिया ने कहा था कि आपने हमारी उतनी हेल्प नहीं की जितनी आपने काजाकिस्तान की हेल्प की। वो आर्मीनिया के अंदर इस्तीफा भी दे गए थे उनके वजीर आजम इस जंग के बाद, जिसमें रशिया ने एक आप समझें कि एक रोल ऐसा प्ले किया था जिसके बाद वो जंगबंदी हुई थी, लेकिन आर्मीनिया की अपनी। अब आज़रबाईजान ने ये इल्ज़ाम लगाया है, आज़रबाईजान और ईरान के ताल्लुकात अप एंड डाउन होते रहते हैं, कभी वो अच्छे होते हैं कभी बुरे होते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा बॉर्डर है आज़रबाईजान और ईरान के दरमियान, जो जहां पर ड्रिल्स टर्की और आज़रबाईजान ने भी की कुछ अर्सा पहले, और कुछ अर्सा पहले ईरान ने भी की। और ईरान ने यहां तक कहा था कि याद होगा हमने इस प्रोग्राम में डिस्कस भी किया था कि हम अपनी सरहदों के पास सेहूनियों को नहीं आने देंगे, इसराइल को नहीं आने देंगे, कि उनका ख्याल ये है कि मुल्क में कई जो एक्टिविटीज़ हैं वो आज़रबाईजान की तरफ से होती हैं, यानी उनकी सरहद यूज़ होती है। तो एक कशीदगी है दोनों मुल्कों में। अब उनके सफ़ीर को यहाँ पे ये जो सफारत खाना है वहाँ पर गोली चली और एक क्लैशंकोव लेके बंदा के उसने गार्ड मार दिया। यहाँ तक तो बात जो है वो यानी ऐसी है कि जिसको आप कहेंगे कि वाक़या पेश आया। लेकिन जो ब्लूमबर्ग है 6th, वो ये कह रहा है कि आज़रबाईजान ने ईरान पर इल्ज़ाम लगाया है कि सिक्योरिटी आफ्टर गनमैन अटैक्स, और इसकी जो मजम्मत है वो मजम्मत जो हुई है वो हुई है तुर्की की जानिब से भी जी। और इसको देखा जा रहा है कि ये मामला यानी डायरेक्ट उन्होंने कहा है कि ईरान पर इल्ज़ाम लगा दे। मैंने आपसे कहा ना कुछ अर्से पहले भी इनकी ड्रिल्स होती रही हैं, और मैं अगर यहाँ पे मेहर न्यूज़ एजेंसी ये अभी 6 जनवरी की जो 3rd स्लाइड है कि तेहरान नॉट लाइक नेबर्स टू बिकम बैटल फील्ड विद इसराइल, ये अभी की जब एक्सरसाइजेज हो रही थी तो ये तेहरान की तरफ से उनकी न्यूज़ आई। फिर तेहरान टाइम्स ने ये अक्टूबर में लिखा कि जो अल-कुद्स फोर्सेस हैं प्रैक्टिस क्रॉस अरस रिवर ऑन बॉर्डर विद आज़रबाईजान, यानी वो जो आज़रबाईजान जाने की प्रैक्टिस हो रही है। अच्छा, आज़रबाईजान के प्रेसिडेंट ने ये टर्किश जो 5th स्लाइड है अनादोलो एजेंसी के मुताबिक आज़रबाईजान के प्रेसिडेंट ने कहा कि आज़रबाईजान तमाम आज़रबाईजानीज़ की हिफाजत करेगा इंक्लूडिंग दोज इन ईरान। अच्छा, ईरान के अंदर जो मौजूद है उनकी भी करेगा। तो ये उसके बाद ब्लूमबर्ग ने अभी 6 दिसंबर को कहा कि टर्किश और आज़री आर्मीज जो हैं उन्होंने ईरान के करीब किया अपनी जो है वो ड्रिल्स की। तो मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो इशू है ये है संजीदा, इस इशू को यहां पर हल होना चाहिए। हमारे बरादर मुल्क हैं, ये एक नया फ्रंट नहीं खोलना चाहिए जो कि असल में अभी नहीं खोला, ये पुराना है यानी तारीखी है, लेकिन एक ऐसा फ्रंट है। अच्छा, फिर उसके बाद जो नॉर्थ साउथ जो ये जो एक कॉरिडोर बनाने की बात हुई ना, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, तो ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो है इसमें आर्मीनिया, ईरान और इसमें जो रशिया से बात हुई थी ना कि उसको एक्टिव करें, रशिया, आर्मीनिया, ईरान और फिर इंडिया तक, तो वो जो है उसमें आर्मीनिया और ईरान का वो कंबाइंड प्रोजेक्ट है। जो दूसरा है जिसको टर्की चाहता है और पाकिस्तान चाहता है और चाइना चाहता है, और अब रशिया भी जाहिर है कि जंग के बाद वो जो है वो ज़ेंग्यूज़ार कॉरिडोर है जो कि टर्की से शुरू होता है और आज़रबाईजान के एक हिस्से से, जो कि एक एनक्लेव सी है, यानी अगर आप इस मैप को देखें तो इसमें ये शुरू होता है और फिर उसके बाद ये आगे चाइना तक जाता है। ठीक है, ये नीचे, तो इसमें इशू ये है कि ये तो INST वाला है ना, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये वो प्रोजेक्ट है जिसको टर्की भी चाहता है, जिसको आज़रबाईजान भी, जिसको चाइना भी चाहता है, और ये जो प्रोजेक्ट है ये आर्मीनिया को बाईपास कर रहा है। अगर आप इसको देखें तो ये आर्मीनिया को बाईपास कर रहा है। जो दूसरा प्रोजेक्ट है वो आर्मीनिया से गुजर रहा है, और वो प्रोजेक्ट है जिसको ईरान और आर्मीनिया चाहते हैं कि वो बन जाए, इंडिया भी चाहता है। तो ये एक बड़ी, आप समझ लें कि ये इसकी एक इंपॉर्टेंस है, इसकी सिक्योरिटी, इस कशीदगी की, इस लड़ाई की एक इंपॉर्टेंस है जो समझना जरूरी है। अच्छा, एक बात, दूसरी जो बात है, ये बहुत दिनों के बाद, बहुत अरसे के बाद एकदम फ्रंट खुल गया उधर। पैलेस्टीनियंस को 10 फलस्तीनी शहीद हो गए। एक ऑलरेडी खुला हुआ है स्वीडन में, इंतहा पसंद
वो जो इंतहा पसंद है, अच्छा स्वीडन नहीं है, वहां इंतहा पसंद राइट विंग एक पागलों का टोला है, इसको मुल्क ना समझें कि स्वीडन कर रहा है, एक पागलों का टोला है जुनूनियों का, जिन्होंने कुरान शरीफ की बरमती की, उनको राइट विंगर्स हैं। अच्छा, उसके ऊपर अब एक तो वो मुजाहरे वगैरह हो रहे हैं, लेकिन जिसको पूरी दुनिया ने मजम्मत की, हम भी कर रहे हैं, ये मुल्क नहीं है, ये ज़हन में रखें, इंतहा पसंदों का एक टोला है वहां पे। लेकिन दूसरी तरफ ये हुआ है कि जो इसराइल ने फिर शहीद कर दिए फलस्तीनी बहुत सारे, और इतने, एक तो राइट विंगर्स की गवर्नमेंट है, फिर दूसरी बात यह है कि राइट विंगर्स की गवर्नमेंट है जो कि इंतहा पसंद है, और वहां पर सेक्रेटरी ब्लिंकन पहुंच रहे हैं, उससे पहले सीआईए चीफ पहुंच गए विलियम बर्न्स, और विलियम बर्न्स ये देख रहे हैं कि ये गवर्नमेंट ही ना गड़ जाए। ये ज़हन में रखें कि बाइडेन पॉलिसी है टू स्टेट सोल्यूशन, टू स्टेट सोल्यूशन पॉलिसी है पाकिस्तान की भी, और टू स्टेट सोल्यूशन पॉलिसी है जिसको ये राइट विंगर्स नहीं मानते, ये तो मानते ही नहीं ना कि फलस्तीन नाम की कोई चीज भी है। दो रियासतें हैं, ये पाकिस्तान की पॉलिसी भी है, ये सऊदी अरब की पॉलिसी, ओआईसी की पॉलिसी और अमेरिका की पॉलिसी भी है, और चाइना की भी और रशिया सबकी है। ये जो राइट विंगर्स हैं ये नहीं मानते, उसकी ना कशीदगी बढ़ रही है। लेकिन ब्लिंकन जो आ रहे हैं मंडे को, अभी तो सीआईए चीफ पहुंचे हैं ना विलियम बर्न्स आज, लेकिन जो ब्लिंकन आ रहे हैं तो ब्लिंकन जाएंगे वहां पर और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी से भी मिलेंगे, और इसराइल के जो लोग हैं उनसे भी मिलेंगे, और इसमें हुकूमत कहीं इस कदर डगमगा गई है वहां की, और इस कदर वहां पे मुजाहरे हो रहे हैं कि आज ये मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो 11वीं स्लाइड है हमारी, कि जेरूसलम पोस्ट लिख रहा है कि हु वांट्स अ सिविल वॉर, इजरायली सिविल वॉर, यानी इतनी दुनिया निकली हुई है सड़कों पे, इतने मुजाहरे हो रहे हैं ये राइट विंग हुकूमत के खिलाफ, कि वहां पर ये बात हो रही है कि कहीं ये बिब्लिकल डिजास्टर और ये और आगे पीछे लोग नहीं मान रहे, जो उन्होंने अदालतों के ऊपर एक पाबंदियां लगाई हैं उनके राइट विंगर्स ने, उनके एक मेंबर को हटना भी पड़ा है, नेतन्याहू की गवर्नमेंट भी हिली हुई है पूरी। लेकिन इशू ये है कि इसमें, अच्छा फिर पड़ोस में क्या, पड़ोस में एक फड्डा पड़ा हुआ है, अगर वक्त है तो मैं पड़ोस में फड्डा पड़ा हुआ है, वो जो मोदी साहब के ऊपर फिल्म आई थी बीबीसी की, उसका पार्ट 2, वो जनाब स्टूडेंट्स जो हैं और लोग जो उनके, वो तमाम मुल्क की यूनिवर्सिटियों में दिखा रहे हैं, कॉलेजों में वो पाबंदी उस पर लगी है, वो मार कुटाई हो रही है, वो अच्छा, और स्टूडेंट्स बाज नहीं आ रहे, वो जनाब हर यूनिवर्सिटी में, हर कॉलेज में, हर जगह। और ये अब खबर इंटरनेशनल बन गई है कि वो मोदी क्वेश्चन क्या है, वो गुजरात का जो कतलेआम हुआ था। अब वॉशिंगटन पोस्ट क्या लिख रहा है, सिर्फ हेडिंग दिखा के मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर रहा, ये मैं क्यों कह रहा हूं कि ये इंटरनेशनल इशू बन चुका है। वॉशिंगटन पोस्ट 12वीं स्लाइड, इंडिया जस्ट टुक अ डेंजरस स्टेप ऑन डिसइंफॉर्मेशन, वो उसको बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज डेंजरस, ठीक है। उसके बाद ये स्काई न्यूज क्या लिख रहा है, 14वीं स्लाइड, इंडिया यूजेज इमरजेंसी पावर्स टू ब्लॉक बीबीसी डॉक्यूमेंट्री ऑन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्रॉम बीइंग सीन इन द कंट्री। अच्छा, फिर उसके बाद आज का एनडीटीवी, स्टूडेंट डिटेन एट दिल्ली यूनिवर्सिटी आफ्टर क्लैशेज ओवर बीबीसी सीरीज, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से फिर न्यूयॉर्क टाइम्स, एज इंडिया ट्राइज टू ब्लॉक अ मोदी डॉक्यूमेंट्री स्टूडेंट्स फाइट टू सी इट। ये दुनिया इंटरनेशनल, ये दुनिया भर में खबर बन चुकी है, वहां मुजाहरे हो रहे हैं। देखिए, हम उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स में दखल नहीं देते, लेकिन ये एक ह्यूमन राइट्स का इशू है जो कुछ हुआ वहां पे। अच्छा, फिर टाइम ने आज क्या स्टोरी लगाई, इंडिया बैंड बीबीसी डॉक्यूमेंट्री क्रिटिकल ऑफ मोदी, हियर इज हाउ पीपल आर वॉचिंग एनीवे। अच्छा, तो बात यह है, फिर वॉशिंगटन पोस्ट क्या लिख रहा है, सेंसरशिप, अरेस्ट, पावर कट्स, इंडिया स्क्रैम्बल्स टू ब्लॉक बीबीसी डॉक्यूमेंट्री। ये मैं सिर्फ आपको दुनिया का मीडिया बता रहा हूं, ठीक है। इंडिपेंडेंट बर्तानिया का, इंडियन स्टूडेंट्स फाइट टू स्क्रीन बैंड बीबीसी मोदी डॉक्यूमेंट्री टू सेंसरशिप ग्रोज। इशू ये है सारा। अच्छा, हिंदू, फिर वी सपोर्ट इंपॉर्टेंस, हिंदू खबर दे रहा है, उनकी जो न्यूज़पेपर है, वी सपोर्ट इंपॉर्टेंस ऑफ फ्री प्रेस अराउंड द वर्ल्ड, यूएस ऑन इंडिया बैनिंग बीबीसी डॉक्यूमेंट्री ऑन पीएम मोदी। अच्छा, इशू ये है सारा कि इसको अब ये मामला चला गया दुनिया में, लोगों के जहनों में फिर ताज़ा हो गया कि गुजरात में क्या हुआ था, गुजरात में क्या हुआ था, गुजरात में क्या हुआ था, मुसलमानों के साथ क्या हुआ था। उनका यहाँ पे रिपब्लिक डे हुआ, उसमें जनरल सीसी को बुलाया उन्होंने, लेकिन उस पर जो इतनी अजीब व गरीब किस्म की आज खबर लगाई है, मैं उनके मीडिया को फॉलो करता हूँ, ये खबर बड़ी अजीब है। उन्होंने जनरल सीसी को बुलाया अपने रिपब्लिक डे पे, उनकी बड़ी बड़ी शख्सियात आती रही हैं रिपब्लिक डे पे दुनिया भर के। अब जनरल सीसी को बुला के इंडियन एक्सप्रेस क्या लिख रहा है कि चाइना इन प्ले, इजिप्ट रीचेज आउट टू इंडिया फॉर इकोनॉमी बूस्ट। वो पैसे मांगने आए हैं, वो भाई वहां पर इजिप्ट में क्राइसिस है, इस बात को इस तरह आप पोर्ट्रे करेंगे कि जॉइंट स्टेटमेंट में वो वेलकम कर रहे हैं मोर इन्वेस्टमेंट्स, प्रोमिसेस, ये वो सारा इंडिया। इनको, मुझे नहीं पता कि ये हर, देखें इजिप्ट, हमें भी पता है कि इजिप्ट में क्राइसिस है, हम डिस्कस कर रहे हैं इजिप्ट, श्रीलंका, हम अपने मुल्क का क्राइसिस फाइनेंशियल डिस्कस कर रहे हैं, मगर क्या आप किसी रिपब्लिक डे पे
एक तो ये कि जी हम मिडिल ईस्ट तक एंटर हो गए, मिडिल ईस्ट तक पहुंच गए। इनको इजिप्ट की सिचुएशन, क्योंकि इजिप्ट हमारा ब्रदर मुल्क है, वहां पर क्राइसिस आया हुआ है। अब ये कहना कि वो इसलिए आए कि जी यहाँ आकर हमसे कहेंगे कि हम चाइना के खिलाफ क्यों जाएगा इजिप्ट। डॉक्टर साहब कल इंशाल्लाह दोबारा इस पर मौजू को आगे बढ़ाएंगे। नाजरीन, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नारा अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। जी डॉक्टर, अपने दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।